हेलो बच्चों आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। बच्चों आज हम क्लास 10th का साइंस 1 का फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, ग्रेविटेशन। बच्चों ग्रेविटेशन ये एक फिजिक्स का टॉपिक है। इसमें पहले देखते हैं कि हम पूरे चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो बच्चों हमारे पोर्शन में ग्रेविटेशन में ये टोटल 8 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक जो है बच्चों इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बच्चों हम पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशन का डिस्कवरी किसने किया, कहाँ कहाँ ये अप्लाइड है, क्या ये अर्थ पे है, क्या अर्थ के बाहर भी है। तो ये कुछ क्वेश्चन के आंसर्स हमें इंट्रोडक्शन से मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है बच्चों ये हमारा सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स है। एक्चुअली हम सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स का एप्लीकेशन या रोल पढ़ेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटेशन, कि ग्रेविटेशन में ये कहाँ हेल्प करते हैं या ये कहाँ लगते हैं। काफी इंटरेस्टिंग होगा जब हम इसको भी डील करेंगे। नेक्स्ट दो बच्चों थर्ड और फोर्थ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट यहाँ पर दो डेरिवेशन भी है हमें जो हम सीखेंगे। पहला वाला है बच्चों केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर बच्चों ये एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने और एक साइंटिस्ट जिनका रेफरेंस दिया है हमारे बुक में, उनका नाम है टाइको ब्राहे। ये दोनों ने बच्चों प्लैनेट्स के ऊपर काफी प्लैनेटरी मोशन के ऊपर काफी डेटा असेंबल किया था और इसी डेटा के ऊपर बच्चों केपलर ने 3 लॉज को पब्लिश किए। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ क्या है और उनका क्या इंपॉर्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू न्यूटन्स का लॉ, सब पढ़ेंगे जब हम केपलर्स लॉ को डिस्कस करेंगे। फोर्थ बच्चों न्यूटन, ये एक्चुअली बाद में आए, ये इनका लॉ बाद में आया केपलर के तीनों लॉ के बाद। इन्होंने एक्चुअली में हेल्प भी लिया केपलर के कुछ लॉ को और उन्होंने अपना भी कुछ कंक्लूजन दिया जिसको हम बोलते हैं बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कुछ हम सीखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। बच्चों मेरे लेफ्ट साइड में जो पहला चीज देख रहा है आपको वो है अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां पर बच्चों हम सिर्फ ग्रेविटेशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ पढ़ेंगे कि अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से क्या क्या होता है। और जहां भी बच्चों फोर्स आता है साथ में और एक चीज आता है जिसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा। तो बच्चों अगर कोई चीज अर्थ पे किसी चीज के ऊपर, हर चीज पे, आप पर, मेरे पर, सब पर क्या लगता है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। और फोर्स लगा तो क्या होगा बच्चों, एक्सेलरेशन आएगा। तो उसी के साथ बच्चों एक टॉपिक साथ में ही पढ़ना होता है हमें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या सेम है सरफेस पे, या हम किसी हाइट पे चले जाएं, माने अगर हम एवरेस्ट पे चले गए तो क्या एवरेस्ट के टॉप पे भी सेम होगा, या हम डिग करके अर्थ के अंदर चले गए तो क्या वहां पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होगा या अलग। ऐसे कुछ क्वेश्चंस को हम डील करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो है ये है फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली गिर रहा है, या इन अदर वर्ड्स अगर फिजिक्स के टर्म्स में बात करें तो उस पर बच्चों सिर्फ एक ही फोर्स लगा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स तो हम बोलेंगे बच्चों कि वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है। बाकी सारे फोर्सेस को हम या तो निल मानते हैं या तो उन्हें हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों ये एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है कि पोटेंशियल एनर्जी में ग्रेविटेशन क्या रोल प्ले करता है। तो वहां पर कुछ बड़े बड़े टर्म्स आएंगे जैसे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, और फिर हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। और लास्ट टॉपिक जो है बच्चों जैसे आप देख सकते हैं, इट इज एस्केप वेलोसिटी। अब एस्केप वेलोसिटी क्या है, अगर मैं आपको छोटे से चीजों में बताऊं, अगर मैं किसी चीज को फेंकता हूं ताकत लगाकर तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्या देते हैं बच्चों, वेलोसिटी। बच्चों क्या उस वेलोसिटी से क्या वो अर्थ के बाहर जा सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि हम जो वेलोसिटी देते हैं वो बहुत कम है तो वो जाता है, उसकी वेलोसिटी कम होते होते एक पॉइंट पे वो 0 हो जाता है और वापस नीचे आ जाता है। बट अगर हम इसी चीज को या कोई भी चीज को इतना ताकत लगा के फेंके कि वो अर्थ के इन्फ्लुएंस से, कौन से इन्फ्लुएंस से बच्चों, ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर चले जाए, तो उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो बच्चों इन सारे टॉपिक्स के साथ आपके बुक के सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लेंगे, जैसे कैन यू रिकॉल हो गया,
ट्राई दिस वाले क्वेश्चन हो गए, यूज योर ब्रेन पावर हो गया। ये सारे क्वेश्चन को हम एकदम डिटेल में करेंगे ताकि कोई भी कंसेप्ट अनक्लियर ना रहे। आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज नोट्स बनाते जाइए। अगर कहीं पे भी कुछ दिक्कत आ रही है तो बार बार वीडियो देखिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट्स करिए ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके डाउट्स को क्लियर कर पाए। ठीक है, तो चालू करते हैं बच्चों। आज का हमारा लेक्चर इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रेविटेशन। चलो बच्चों, इंट्रोडक्शन टू ग्रेविटेशन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक होगा बच्चों, डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटेशन। बच्चों उसके लिए आपको पता होगा शायद एक बहुत ही फेमस स्टोरी है कि सर आइजैक न्यूटन ये एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे और उसी समय बच्चों अचानक से एक एप्पल टूटता है और उनके सर पे गिरता है। He then takes that apple in his hand and he starts wondering. उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि जब एप्पल टूटा ये सीधा ही नीचे क्यों आया? एप्पल जब टूटा तो वो हॉरिजॉन्टली क्यों नहीं गया? दूसरा क्वेश्चन आया कि जब ये एप्पल टूटा ये किसी एंगल में भी गिर सकता था, हॉरिजॉन्टली नहीं गया, एंगल में तो गिर सकता था। एप्पल के झाड़ से ये एंगल में भी नहीं गिरा, ये वर्टिकली नीचे आया। बहुत सोचने के बाद बच्चों he gave us the concept of gravitation, but before we conclude those conclusion, let us understand few basic concepts about force। बच्चों क्योंकि जब तक आपको फोर्स क्लियर नहीं होगा तब तक एप्पल क्यों गिरा वो क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो चलो यहां पर मैंने एक डायग्राम बना रखा है जहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है बच्चों, और इमेजिन करो कि आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसके अंदर कुछ मास है आप उसको फोर्स लगाते हो। ठीक है, आपने उस साइड से अगर फोर्स लगाया तो क्या होगा बच्चों? यस, उसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन का बच्चों वो मोशन में आएगा। मतलब बच्चों अगर कोई चीज मोशन में आता है या एक्सेलरेशन में आता है तो उसके अंदर क्या होता है बच्चों? फोर्स। बिना फोर्स के बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन नहीं करने वाला। यहां पर बच्चों समझने की बात यह है कि जब एप्पल गिरा तो वो मोशन में आया। मोशन में क्यों आया? एप्पल के पेड़ से नीचे तक तो आया ना, मोशन हुआ। मोशन होने का मतलब क्या है बच्चों? फोर्स है। इसी के बारे में बच्चों न्यूटन ने काफी सोचा और फिर उन्होंने कंक्लूजन हमें दिया कि दिस फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल इन ब्रिंगिंग द एप्पल फ्रॉम द ट्री टू द ग्राउंड इज नथिंग बट इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बच्चों फोर्स जैसे हमारे बेसिक कंसेप्ट्स में हमने सीखा कि फोर्स बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी कौन से क्वांटिटी होते हैं बच्चों? जिनमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। राइट, तो मैग्नीट्यूड तो बाद में बात करेंगे बच्चों। फोर्स में डायरेक्शन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे इसी एग्जांपल में अगर हमने वहां से फोर्स दिया है तो मोशन यहां नहीं होने वाला, मोशन भी यहां होगा। मींस फोर्स का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि इस ऑब्जेक्ट का मोशन कहां होगा। अगर फोर्स वहां से है तो मोशन भी यहां हो रहा है। एग्जैक्टली उसी केस में बच्चों न्यूटन ने भी ये कंक्लूड किया कि ये जो फोर्स है इसका भी डायरेक्शन जो है ये वर्टिकली डाउनवर्ड है। वर्टिकली डाउनवर्ड है, खाली सरफेस तक नहीं है बच्चों, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर ये सरफेस नहीं होता, इमेजिन करो अगर ये सरफेस नहीं होता तो ये एप्पल चलते जाता बच्चों, कहां तक जाता? सेंटर तक जाता और वहां जाके रुक जाता। तो बच्चों यहां से न्यूटन ने कुछ चीजों को कंक्लूड किया। पहला चीज, एप्पल को नीचे लाने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो फोर्स कौन सा है? वो फोर्स है बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, लेफ्ट साइड में ये डायग्राम भी दिख रहा होगा जहां पे न्यूटन बैठा हुआ है और एप्पल गिर रहा है उनके सर पे, और वहां पर भी आप डायरेक्शन देख सकते हो कि एप्पल का जो डायरेक्शन है बच्चों इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द। क्लियर है बच्चों यहां तक?
बच्चों इसके बाद उनके दिमाग में कुछ और क्वेश्चंस आए। जैसे पहला क्वेश्चन था, क्या ये फोर्स सिर्फ एप्पल तक ही है या दूर ऑब्जेक्ट्स पे भी लगता है, जैसे मून। ठीक है, क्या अर्थ से ये फोर्स मून तक भी रिस्पॉन्सिबल है? क्या मून से भी आगे ये फोर्स लगता है? तो बच्चों यस, आंसर दोनों क्वेश्चन का यस है कि फोर्स मून पे भी लगता है और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सन पे भी लगता है और दूसरे प्लैनेट्स पे भी लगता है। बट आपको यकीन नहीं होगा, एप्पल तो दिखता है सर, एप्पल पेड़ से टूटा गिरा तो हमें समझ में आया कि फोर्स है, बट मून तो अर्थ पे आ नहीं रहा है, मून तो हमें हमेशा आकाश में ही दिखता है, कभी वो आके अर्थ पे चिपक तो नहीं रहा है, तो फोर्स कहां है? बच्चों इसी चीज को समझने के लिए हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे और सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बच्चों हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट जो है ये है सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। बच्चों अगर हमको सेंट्रीपिटल फोर्स और सर्कुलर मोशन को समझना है तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इमेजिन करिए, जो आपने अभी तक काफी बार किया होगा, एक छोटे से पत्थर को आपने एक रस्सी से बांध दिया और लूज एंड पकड़ के बच्चों आप उसको वर्ल करना चालू करो, तो आप क्या देखोगे? आप कुछ ऐसा मेरे लेफ्ट साइड में देखोगे कि वो स्टोन जो है बच्चों वो सर्कुलर मोशन करने लगेगा। बच्चों अगर उसी चीज को मैं ऊपर से देखूं तो कुछ ऐसा दिखेगा, राइट? हमारा जो स्टोन है वो क्या करने लगेगा? सर्कुलर मोशन। यहां पर बच्चों मैंने 3 पोजीशन लिया है हमारे स्टोन का। चलो मानते हैं यहां पर एक बार जब स्टोन ए वाले पोजीशन पे था हमने एक पॉज बटन दबा दिया। बच्चों चलो बात करते हैं इस पोजीशन पे उसकी स्पीड क्या है। चलो मानते हैं, ऐसे ही एज्यूम करते हैं कि इसकी स्पीड यहां पर बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड है, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये ए पे है। और यहां पे जाते वक्त यहां पे जब वो पहुंचा तब भी बच्चों उसकी स्पीड चेंज नहीं हुई है, उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड ही है। और थर्ड पोजीशन पे भी बच्चों सी वाले पोजीशन पे भी जब वो आया उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है। इन अदर वर्ड्स अगर हम बोले तो हमारा स्टोन जो है ये फिक्स स्पीड के साथ में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। मतलब बच्चों उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, उसकी स्पीड सेम है थ्रू आउट द सर्कल। यहां तक क्लियर है? तो अगर मैं यहां पर आपको कुछ क्वेश्चन पूछूं, जैसे पहला क्वेश्चन, हमारे स्टोन की स्पीड चेंज हो रही है, तो आपका आंसर फट से आएगा कि नहीं, इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, मैग्नीट्यूड सेम है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर मैं आपको फिर से पूछूं बच्चों, क्या यहां पर हमारे स्टोन की वेलोसिटी चेंज हो रही है? स्टोन की वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो आपका आंसर आना चाहिए बच्चों कि हाँ यहां पर वेलोसिटी चेंज हो रही है। कैसे? तो बच्चों अगर आप रिकॉल कर सकते हैं, वेलोसिटी क्या है? ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी बच्चों 2 चीजों पे डिपेंड करता है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा बच्चों डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो सेम है, ए पे जो है वही बी पे है और वही सी पे है, बट डायरेक्शन देखिए। अच्छा इमेजिन करिए बच्चों, अगर ए पे हमने ये स्ट्रिंग को काट दिया तो ए कैसे जाएगा? ए स्ट्रेट चले जाएगा, टेंजेंट टू द सर्कल। बी पे अगर हमने काट दिया तो कैसे चले जाएगा? स्ट्रेट चले जाएगा। और सिमिलरली जब आप सी पे काटोगे तो वो टेंजेंट टू द सर्कल स्ट्रेट चला जाएगा, राइट? ये तीनों जो पोजीशन है बच्चों, ये यहां पे स्ट्रेट क्यों गया? क्योंकि इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसी थी। यहां पे ये नीचे क्यों गया? क्योंकि इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे था। तो यहां से बच्चों ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ए, बी और सी का डायरेक्शन अलग है। मैग्नीट्यूड भले ही सेम है बट डायरेक्शन अलग है, इसीलिए वेलोसिटी एट ए इज डिफरेंट देन वेलोसिटी एट बी इज डिफरेंट देन वेलोसिटी एट सी। और बच्चों वेलोसिटी अगर अलग अलग है तो अगर आपको एक्सेलरेशन का डेफिनेशन पता है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन?
एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मींस एक्सेलरेशन है। तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, क्या यहां पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो आंसर है यस, वेलोसिटी इज चेंजिंग। हाँ या ना, एवरी पॉइंट इट इज चेंजिंग। यहां पे चेंज हो रहा है, आगे जाने पे चेंज हो रहा है, शायद यहां जाके भी चेंज हो रहा है, क्योंकि हर पॉइंट पे बच्चों हमारे स्टोन का डायरेक्शन अलग अलग है। मींस बच्चों एक्सेलरेशन है। और न्यूटन का सेकंड लॉ बच्चों अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया। सेकंड लॉ क्या बोलता है, एक्सेलरेशन है तो फोर्स है, फोर्स है तो एक्सेलरेशन है। तो यहां पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, मैं यहां लिख देता हूं वेलोसिटी इज चेंजिंग ना, वेलोसिटी इज चेंजिंग, विच मीन्स क्या बच्चों, विच मीन्स देयर इज यस एक्सेलरेशन। और हमने पढ़ा है बच्चों न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है कि एक्सेलरेशन है उसका मतलब फोर्स है, क्योंकि बिना फोर्स के एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है। मींस बच्चों यहां पर हम ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि यहां पर स्टोन का डायरेक्शन चेंज करने के लिए कोई तो एक फोर्स प्रेजेंट है। यहां पर इमेजिन करिए, अगर मैंने ये स्टोन को के रस्सी को काट दिया तो फोर्स गायब हो जाएगा, हाँ या ना। या इमेजिन करो आप उसको घुमाते घुमाते छोड़ दो, तो क्या होगा बच्चों, यस स्टोन टेंजेंशियली चले जाएगा। मींस जैसे ही हम स्टोन को काट देते, सॉरी स्ट्रिंग को काट देते हैं, फोर्स गायब हो जाता है। मींस बच्चों ये जो फोर्स है ये अलोंग द रेडियस है एंड टूवर्ड्स द सेंटर है। अगर आप घुमाते हुए देखो अपने हाथ को, तो आप हाथ से हर पॉइंट पे क्या कर रहे हो बच्चों, अपने स्टोन का डायरेक्शन चेंज कर रहे हो ना। अगर थोड़ा स्लो करो तो आप देखो, समझ में भी आएगा आपको कि आप हर पॉइंट पे क्या कर रहे हो, अपने हाथ से उसका डायरेक्शन चेंज कर रहे हो। अगर ये डायरेक्शन चेंज करना बंद कर दिया और छोड़ दिया तो वो स्ट्रेट चले जाएगा। क्लियर है। मींस बच्चों यहां से हमारा यही कंक्लूजन निकला कि ये जो फोर्स यहां पर एक्ट कर रहा है, जो हमारे ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर रहा है, उसको हम कौन सा फोर्स बोलते हैं बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल का मतलब ही होता है बच्चों सेंटर सीकिंग। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर सीकिंग। सेंटर सीकिंग मीन्स द फोर्स विच इज सीकिंग द सेंटर इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का बच्चों डायरेक्शन क्या रहेगा, डायरेक्शन रहेगा टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, क्या ये क्लियर है बच्चों। यहां पर ये तो डायरेक्शन हो गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, क्योंकि फोर्स है तो डायरेक्शन के साथ में बच्चों मैग्नीट्यूड भी होगा। मैग्नीट्यूड को बच्चों थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, और ज्यादा मैग्नीट्यूड के ऊपर बच्चों हायर क्लासेस में है। 10th में हम सेंट्रीपिटल फोर्स के डेरिवेशन को नहीं करने वाले, डायरेक्टली हम उसके रिजल्ट पे चले जाएंगे। उसका रिजल्ट क्या है ये थोड़ी देर बाद सीखेंगे। तो क्लियर है। तो यहां पर अगर आप एक स्टोन को वर्ल करोगे तो क्या होगा बच्चों, वो सर्कुलर मोशन करेगा। सर्कुलर मोशन क्यों करेगा बच्चों, क्योंकि एक फोर्स है। कौन सा फोर्स है बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो उसको सर्कुलर मोशन करने में हेल्प कर रहा है। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के बच्चों ये सर्कल में घूम ही नहीं सकता। हमने वो भी देखा ना, हमने अगर स्ट्रिंग को काट दिया तो कैसे चले जाएगा, स्ट्रेट चले जाएगा। चलो बच्चों यहां से मैं फिर से बच्चों आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूं। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया क्या अर्थ और मून के बीच में कोई फोर्स है या ग्रेविटेशनल फोर्स है, तब हमने आंसर किया था हाँ। अब आपको समझ में आएगा। इमेजिन करो बच्चों बीच में ये यहां पर हमारा अर्थ है और ये बच्चों हमारा मून है। क्या मून का स्पीड सेम है, हाँ सेम है। क्या मून आज स्लो चलता है कल फास्ट चलने लगता है, ऐसा नहीं होता। तो मून का जो स्पीड है वो फिक्स है, ठीक है। क्या बच्चों मून का वेलोसिटी चेंज हो रहा है, हाँ। क्यों बच्चों, क्योंकि मून भी क्या कर रहा है, कौन सा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन। और हमने अभी देखा कि सर्कुलर मोशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स।
क्या रिस्पॉन्सिबल है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ये फोर्स नहीं होता तो क्या होता? मून कैसे चले जाता? टेंजेंशियली चले जाता, हाँ या ना? तो बच्चों मून और अर्थ के बीच में ऐसा कौन सा फोर्स है बच्चों? यस, यही फोर्स बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स ने बच्चों मून को पकड़ रखा है और अपने आसपास उसको गोल गोल घुमा रहा है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का इमेजिन करो कि 2 मिनट के लिए गायब हो गया, तो बच्चों मून के साथ में क्या होगा? वही होगा जो हमारे स्टोन के साथ होगा। मून क्या करेगा? टेंजेंशियली निकल जाएगा। और बच्चों यही सिमिलर फैशन में अगर आप देखो, हमारा अर्थ भी घूम रहा है किसके आसपास बच्चों? सन के। तो सन के ग्रेविटेशनल फोर्स ने सारे प्लैनेट्स को, अर्थ को भी पकड़ रखा है और अपने आसपास क्या कर रहा है बच्चों? सर्कुलर मोशन करा रहा है। अगर इमेजिन करो कि सन का ग्रेविटेशनल फोर्स गायब हो गया, तो हमारे अर्थ के साथ भी क्या होगा कि अर्थ भी टेंजेंशियली निकल जाएगा। किसके जैसे बच्चों? स्टोन के जैसा। इतना बच्चों आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ कि सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या इंपॉर्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटेशन। ठीक है, तो यहां पर बच्चों हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा ग्रेविटेशन सिर्फ अर्थ या उन ऑब्जेक्ट के ऊपर जो अर्थ पे प्रेजेंट है उन पे ही सिर्फ अप्लाई नहीं होता है, बल्कि ये फार अवे ऑब्जेक्ट्स, इनफैक्ट मून हो गया, सन हो गया, डिफरेंट प्लैनेट्स के ऊपर भी लगता है। ठीक है, इतना बच्चों अगर आपको क्लियर है तो हम कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। जो पहला इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बच्चों, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो बच्चों इसको थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। पहला बच्चों हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है बच्चों, किस पे है? रेस्ट पे है, तो फोर्स देने से उसके अंदर क्या आएगा बच्चों? मोशन आएगा, या हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, तो ये एक केस हो गया कि अगर कोई चीज रेस्ट पे है, रुकी हुई है, तो उसमें क्या आ जाएगा? मोशन। सेकंड बच्चों, अगर आप फोर्स देते हो कोई ऑब्जेक्ट को जो ऑलरेडी मोशन में है, मींस एक बॉल अगर रोल कर रहा था, आप उसको जाके पीछे से किक करोगे तो क्या होगा बच्चों? उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो अगर कोई चीज मोशन में है तो पहला वो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, उसमें एक्सेलरेशन आएगा। या इमेजिन करो बच्चों उसको आप दूसरे तरफ से किक करते हो, मतलब बॉल आपके पास आ रहा था, आपने उसको सामने से किक किया, मींस आपने फोर्स यहां से लगाया। सेकंड केस ऐसा होगा कि आपने जो फोर्स लगाया वो यहां से लगाया, तो क्या होगा बच्चों? बॉल ऐसे आ रहा था, आपने फोर्स यहां दिया, तो क्या होगा? उसके अंदर डी एक्सेलरेशन आएगा, या शायद वो रुक भी सकता है, राइट? तो उसमें डी एक्सेलरेशन आएगा। बच्चों और एक चीज होता है फोर्स के वजह से, जैसे एक बॉल कुछ स्पीड से मेरे पास आ रहा था, मैंने यहां से फोर्स लगाया, तो क्या होगा बच्चों? इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। बॉल ऐसे आ रहा था, मैंने यहां से फोर्स दिया तो बॉल यहां चले जाएगा। या आपने देखा होगा फुटबॉल के गेम में लोग बॉल को ट्रांसफर करते एक बंदे से दूसरे बंदे को। ठीक है, मींस बच्चों वो क्या चेंज कर रहे हैं? डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो फोर्स इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल इन चेंजिंग बच्चों डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट? तो इफेक्ट में बच्चों कैन आई से, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट it will come into motion. Second हम बच्चों बोल सकते हैं, if the object is in motion then either it will accelerate or it will decelerate or it can also lead to change in direction of the object. तो ये सारे इफेक्ट्स हो गए, आप इसको कॉपी कर सकते हो और जो मैंने बोला है उसको आप लिख सकते हो। बच्चों जो सेकंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है what are the different types of forces you are familiar with? तो इसका आंसर ऐसे लिख सकते हो कि the forces that we are familiar with are muscular force, gravitational force, magnetic force, electrostatic force. Forces can also be categorized into balanced and unbalanced forces. ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन जो है बच्चों वो है what is gravitational force?
या व्हाट डू यू नो अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स? तो अभी तक का जो नॉलेज हमारा है उसी का आंसर ये होगा, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ सम फोर्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। या आप इसको अलग वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, एनी टू मासेस अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ फोर्स कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों और एक कैन यू रिकॉल वाला क्वेश्चन है, वो है बच्चों, व्हाट आर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन? व्हाट आर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन? बच्चों ये चीज को हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, अगर आप रिकॉल कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं या यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। क्या बोलता है मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ। फर्स्ट लॉ बोलता है बच्चों हमें, अ बॉडी एट रेस्ट विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट, और a body in motion will continue to be in motion until or unless it is acted upon by an external force। मतलब अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो रुका हुआ ही रहना चाहता है, अगर कोई चीज चल रही है तो वो चलते रहना ही चाहता है विद सेम वेलोसिटी, विद सेम स्पीड। कब तक बच्चों? जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा तो रुकी हुई चीज चलना चालू करेगी, और अगर चलती हुई चीज, उसमें ये तीनों चीज हो सकता है, एक्सेलरेशन आ सकता है, डी एक्सेलरेशन आ सकता है, या उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ बच्चों ये क्या बोलता है? सेकेंड लॉ हमें बोलता है दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ mass and acceleration, या in short F is equal to ma। ठीक है बच्चों, इसी को हम और एक तरीके से भी पढ़ सकते हैं, या और एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force। आप सेकेंड वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, आप फर्स्ट वाले को ही याद रखिए जो यहां पर भी है, दैट F इज इक्वल टू बच्चों ma। फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन है तो फोर्स होगा, यही सेकेंड लॉ बोलता है। थर्ड लॉ बच्चों, थर्ड लॉ काफी इजी है, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मींस बच्चों अगर एग्जाम्पल से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो फ्लाइंग ऑफ अ रॉकेट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये तीनों लॉ बच्चों हमने ऑलरेडी लोअर क्लासेस में पढ़ा है, यहाँ पर ये आपके लिए एक क्विक रिवीजन था। ठीक है, चलो बच्चों अभी जो हमने सीखा उसी के ऊपर कुछ इनटेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे बच्चों। जो पहला क्वेश्चन है, व्हेन यू आर व्हर्लिंग द स्टोन आर यू अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन इट? तो आंसर विल बी यस ना, वी आर अप्लाइंग अ फोर्स, कॉन्स्टेंटली हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तभी जाकर बच्चों वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। तो आपका आंसर होगा यस, वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन इट। सेकंड क्वेश्चन अगर बच्चों आप देख सकते हैं, ये पूछ रहे हैं इन विच डायरेक्शन इज दिस फोर्स एक्टिंग? अभी मैंने आपको सिखाया जब भी बच्चों सर्कुलर मोशन होता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स आता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है बच्चों, टूवर्ड्स द सेंटर या टूवर्ड्स द लूज एंड ऑफ द स्ट्रिंग। थर्ड क्वेश्चन बच्चों पूछ रहे हैं हाउ विल यू स्टॉप दिस फोर्स फ्रॉम एक्टिंग? तो ये फोर्स को बच्चों हम कैसे रोक सकते हैं? दो तरीका है, एक है रिलीज द स्ट्रिंग, हम गोल घुमाते घुमाते हैं पत्थर को, स्ट्रिंग को छोड़ दिए तो फोर्स गायब हो जाएगा और पत्थर कैसे चले जाएगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन में टेंजेंट टू द सर्कल। या दूसरा तरीका है कट द स्ट्रिंग। ठीक है, दोनों तरीके में फोर्स क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द स्टोन? तो जैसे ही आप काट दोगे व्हाट विल बी द इफेक्ट बच्चों, विद द वेलोसिटी द स्टोन विल फ्लाई टेंजेंट टू द सर्कल। With the velocity, the stone will fly tangent to the circle। मतलब अगर यहां पर मैंने काट दिया तो स्टोन कैसे चले जाएगा बच्चों, tangent to the circle चले जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलो कुछ और क्वेश्चंस भी है बच्चों, जैसे और एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहां पर, डू यू थिंक द सेम फोर्स इज एक्टिंग ऑन द मून? वो भी हमने अभी डिस्कस किया कि ये सेम फोर्स ही है बच्चों
कौन सा वाला? सेंट्रीपिटल फोर्स, जो एक्ट कर रहा है हमारे मून के ऊपर, और मून क्या कर रहा है बच्चों? गोल 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 घूम रहा है, राइट? तो यस, द सेम फोर्स इज एक्टिंग ऑन द मून। सेकेंड क्वेश्चन जो है बच्चों वो है व्हाट अबाउट इट्स डायरेक्शन। तो यहां पर भी बच्चों हम सेम बोल सकते हैं कि मून भी जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द बच्चों सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, फिर से मैं बोलूंगा बच्चों, व्हाट इज द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मून टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ ना, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ is giving the necessary centripetal force so that the moon can perform क्या बच्चों? circular motion. Direction, it is directed towards the center of the earth, क्योंकि हमने पढ़ा कि centripetal force का डायरेक्शन क्या होता है? towards the center of the circle. यहाँ पे जो सर्कल है, यहाँ पे सेंटर ऑफ द सर्कल पे कौन है? अर्थ है, तो इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। बच्चों यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है ये हमें बोल रहे हैं, क्वेश्चन देख लीजिए, इफ नो सच फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट व्हाट वुड हैव बीन द डायरेक्शन। अगर ये फोर्स नहीं होता, कौन सा फोर्स बच्चों? अर्थ ने जो मून को पकड़ रखा है, कौन से फोर्स से? ग्रेविटेशनल फोर्स से पकड़ भी रखा है और उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है गोल गोल घूमने के लिए। अगर ये फोर्स ही नहीं होता, कौन सा फोर्स बच्चों? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, तो मून के साथ में क्या होता? जो हमारे स्टोन के साथ हुआ, मून कैसे चले जाता? टेंजेंट टू द सर्कल। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देख सकते हैं, वो पूछ रहे हैं डू अदर प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम रिवॉल्व इन सिमिलर फैशन? इज सेम फोर्स एक्टिंग ऑन देम? व्हाट इज द डायरेक्शन? ये भी बच्चों अगर आप क्वेश्चन देखो तो यहां पर भी हम बोल सकते हैं कि अदर प्लैनेट्स एंड अर्थ ऑल आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन विद द सेम फोर्स ना। यहां पर भी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है बच्चों, ये कहां से आ रहा है? सन के ग्रेविटेशनल फोर्स ने सारे प्लैनेट को पकड़ रखा है और सबको गोल 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 घुमा रहा है, राइट? अगर ये फोर्स भी गायब हो जाए तो क्या होगा बच्चों? एवरी प्लैनेट विल फ्लाई टेंजेंट टू द सर्कल, और सबका डायरेक्शन क्या है बच्चों? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सन। क्लियर है? तो ये सारे क्वेश्चंस को बच्चों लिख लीजिए, आंसर्स इसके लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। बच्चों इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों मैं और 2-3 कंसेप्ट और 2 डेरिवेशन भी करेंगे, केपलर्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, और उनका डेरिवेशन करेंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स को भी मैं इंक्लूड करूंगा। जब तक बच्चों नेक्स्ट लेक्चर नहीं आता है तब तक प्लीज बच्चों टेक्स्ट बुक्स को अच्छे से पढ़िए। यहाँ तक कि जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको बुक्स में लिखिए। अगर कहीं पे कुछ डाउट्स है तो प्लीज नीचे कमेंट्स करिए, ठीक है? तो जब तक नया वीडियो नहीं आता तब तक मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।